ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की। ये कहानी है एक गरीब बच्चे की जिसके पेरेंट्स टाइम पर लोन की ईएमआई न भरने की वजह से सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी हमें दिखाती है कि बैंक्स के साथ बड़े बड़े घोटाले करके जब बड़े बिजनेसमैन पैसे देने से इनकार कर देते हैं या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं, तब बैंक्स अपना घाटा कैसे पूरा करता है। तो मूवी प्लॉट के सस्पेंस को ज्यादा रिवील न करते हुए शुरू करते हैं एक्शन और आज की कड़वी रियलिटी पर बेस्ड इस धमाकेदार मूवी की कहानी, जिसका नाम है सरकार की बोली। मूवी की शुरुआत में हम एक गरीब परिवार को देखते हैं जो कि पैसे की किल्लत के चलते बैंक्स में इधर उधर धक्के खा रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कि उन पर कोई कर्ज हो और इसी टेंशन के चलते एक रात वो हस्बैंड वाइफ सुसाइड कर लेते हैं। मरने से पहले बच्चे के पिता उसके लिए सिर्फ एक लेटर और ₹1 का सिक्का छोड़ गए थे। उनकी मौत के अगले दिन ही उसके घर को सरकार द्वारा ₹15,000 में नीलाम कर दिया जाता है और उनकी मौत के बाद उस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी पड़ोस के ही एक मास्टर जी ले लेते हैं, जो कि उसका दाखिला एक हॉस्टल में करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन मेले में घूमते हुए उस बच्चे को अपने पिता की कुछ बातें याद आती हैं। एक बार ऐसे ही किसी मेले में घूमते हुए जब उसने अपने पिता से पूछा था कि क्या इस दुनिया में आपसे भी स्ट्रांग कोई है, तब उसके पिता बताते हैं कि इस दुनिया में स्ट्रांग वो आदमी है जिस पर किसी का कोई उधार ना हो, और उससे भी स्ट्रांग वो इंसान है जो दूसरों से कर्ज वसूलता हो। और इसी मेले में वो बच्चा अपनी गर्दन पर वैसा ही एक टैटू छपवा लेता है जैसा ₹1 उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए थे। सीन यहीं कट होता है और आगे हम अमेरिका के किसी शहर का सीन देखते हैं। यहाँ एक आदमी अलग अलग लोगों से पैसे वसूल कर अपने पास मौजूद बैग में रख लेता है। अभी तक उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग काफी देर से उसे फॉलो कर रहे थे और देखते ही देखते वो गैंग उस आदमी को चारों तरफ से उस आदमी की गाड़ी को घेर लेते हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर वो गैंग उस आदमी से पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। इस आदमी की गाड़ी पर लगा स्टिकर देखकर हम समझ पाते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा था जिसके माँ बाप बचपन में ही मारे गए थे और अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है। वो लड़का गुंडों से डरने के बजाय उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो कल मेरे ऑफिस आ जाना। और इसी दौरान हमें पता लगता है इस लड़के का नाम माही है और खुद के नाम से ही इसकी एक कंपनी भी है जिसमें ये लोगों को पैसे उधार देता है। तभी माही को उसके फ्रेंड किशोर का कॉल आता है। वो माही को बताता है कि आज का हिसाब किताब हो चुका है। इधर वो गुंडे माही से मारपीट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। देखते देखते माही अकेला ही उन सभी गुंडों की धुलाई कर देता है। दूसरी तरफ हम एक कैसीनो का सीन देखते हैं जहां कलावती नाम की एक लड़की भी बाकी जुआरियों की तरह अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन वो लड़की इस गेम में हार जाती है। हमें पता लगता है कि पहले ही इस लड़की पर काफी लोगों के पैसे उधार हैं और इसने उनसे वादा किया था कि जल्दी वो उन सबके पैसे चुका देगी, लेकिन ये गेम हारने के बाद कलावती काफी उदास हो जाती है। ऐसे ही फोन के जरिए उसे मियामी में होने वाले एक पोकर फेस्टिवल के बारे में पता लगता है और वो सोचने लगती है कि कहीं से अगर $10,000 का जुगाड़ हो जाए तो वो ये गेम जीतकर सभी लोगों का उधार चुका देगी। और अपनी फ्रेंड की बातों से उसे माही का लोन देने वाली कंपनी के बारे में पता चलता है। पहले तो कलावती अपनी एक कॉलेज फ्रेंड को ही उससे एजुकेशन लोन मांगने के बहाने माही की कंपनी में भेजती है, लेकिन उस लड़की के मार्क्स और अटेंडेंस सही ना होने की वजह से माही उसे लोन देने से मना कर देता है। इसके बाद कलावती एक प्लान बनाकर माही को विश्वास दिलाती है कि वो एक शरीफ कॉलेज स्टूडेंट है और उसे $10,000 की जरूरत है, और माही भी उसके जाल में फंसकर बिना कोई प्रूफ के उसे $10,000 उधार दे देता है। इसके बाद कलावती उन पैसों से फिर से कैसीनो में जाकर गेम खेलती है और इधर माही उसे भोली और शरीफ समझकर उससे शादी करने के सपने देखने लगता है। कलावती ये गेम भी हार चुकी थी। अगली सुबह जब कलावती को माही का मैसेज आता है तो वो फिर से माही से कुछ और पैसे उधार लेने के बारे में सोचती है। वो माही से कहती है कि लेट फीस देने की वजह से कॉलेज वालों ने फाइन लगा दिया है और अब मुझे $25,000 की जरूरत है, और ना चाहते हुए भी माही इस बार भी उसे पैसे देने के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन ही उसे पैसे देने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और कलावती अपना नाटक जारी रखती है। अब वो माही के ऑफिस में भी आने लगती है और उसकी नजरों से छिपते हुए वो माही के कुछ और पैसे भी चुराने लगती है। माही का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको उस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बार माही उसे डांटकर चुप करवा देता है। ऐसे ही एक दिन माही किसी आदमी से अपने पैसे वसूलने के लिए जाता है तो वो आदमी वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो आदमी एक कैसीनो में घुस जाता है और यहीं माही को कलावती जुआ खेलते हुए दिखाई देती है। जुआ खेलते हुए वो लगातार शराब पिए जा रही थी। उसका ये रूप देखकर माही काफी शॉक्ड हो जाता है।
हम समझ पाते हैं कि कलावती की असलियत जानकर वो अंदर से टूट चुका है। उसी रात जब माही को कलावती का मैसेज आता है तो किशोर उसे फोन करता है और गुस्से में कहता है कि सारा पैसा मुझे कल तक वापस चाहिए और कल सुबह मिलने का कहकर किशोर फोन काट देता है। सुबह के वक्त कलावती उनसे मिलने आती है और इस बात से अनजान की माही को उसकी असलियत पता लग चुकी है। वो फिर से शरीफ बनने का नाटक करने लगती है और माही के कहने पर किशोर जब बार बार उससे अपने पैसे मांगने लगता है तो वो किशोर को चांटा मार देती है। वो कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। ये बात सुनकर माही भी उसे एक चांटा मार देता है। इसके बाद कलावती अपने पापा को कॉल करती है और रोते हुए अपने पापा को अपनी बात बताने लगती है, जिसके बाद उसके पिता उधार देने वाले से बात करवाने को कहते हैं और जब माही उससे गुस्से में अपने पैसे मांगता है तो कलावती के पिता कुछ ही सेकंड्स में वहां पुलिस भिजवा देते हैं और किशोर के कहने पर माही वहां से निकल जाता है। सीन यहीं कट होता है। आगे हम माही को मियामी एयरपोर्ट पर देखते हैं। तभी उसे किशोर का कॉल आता है और उससे पूछने पर माही बताता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ कलावती के बाप से अपने पैसे वापस लेने। यही माही को एक औरत दिखाई देती है। उसे देखकर माही को समझ आता है कि ये जरूर किसी बड़ी परेशानी में है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम माही को वैजाग यानी कि विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हुए देखते हैं। होटल के पैसे बचाने के लिए माही उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर ही किराए पर रहने की सोचता है और यहीं माही को अपने मास्टर जी दिखाई देते हैं जिसने बचपन में उसका दाखिला हॉस्टल में करवाया था। दूसरी तरफ हम कलावती के पिता राजेंद्र नाथ को देखते हैं। हम देखते हैं कि लोन रिकवरी के लिए आए एजेंट्स को राजेंद्र नाथ ने अपने आदमियों से बुरी तरह पिटवाकर उन्हें बांधकर अपने पोर्ट पर रखा हुआ था। राजेंद्र नाथ की बातें सुनकर और ये सब देखकर हम समझ जाते हैं कि राजेंद्र नाथ दुनिया की नजर में तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन असलियत में वो किसी गुंडे से कम नहीं है। काफी अमीर होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसके बाद राजेंद्र नाथ उन सभी एजेंट्स को मरवा डालता है। अगले दिन माही राजेंद्र नाथ से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और बिना किसी डर के वो राजेंद्र नाथ को बताता है कि मैं वही इंसान हूं जिससे फोन पर तुम्हारी बेटी ने बात करवाई थी और मैं यहाँ अपने $10,000 लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हारी बेटी को उधार दिए थे। राजेंद्र नाथ उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है और अपने गार्ड्स को उसे यहाँ से बाहर निकालने को कहता है। तो माही ये कहते हुए वहां से निकल जाता है कि जब तक आप मेरे पैसे नहीं दे देते तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा और अपने पैसे मांगता रहूंगा। ऐसे ही एक दिन राजेंद्र नाथ जब कहीं जा रहा था तो माही उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। हालांकि राजेंद्र नाथ का मन तो करता है कि वो इस लड़के को यहीं खत्म कर दे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने राजेंद्र नाथ चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। रात के वक्त माही जब अपने रूम में लौटता है तो वो मास्टर जी की पत्नी को अपने घर के बाहर खाने का डिब्बा लेकर खड़े हुए देखता है। दरअसल मास्टर जी ड्यूटी पर अपना खाना ले जाना भूल गए थे। यहाँ मास्टर जी की पत्नी की बातों से माही को पता लगता है कि लिए गए लोन को चुकाने के लिए मास्टर जी डबल शिफ्ट में जॉब करते हैं और रात के समय वो एक एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी करते हैं। इसके बाद माही वो खाना मास्टर जी को देने के लिए चाहता है और उनकी बातें सुनकर माही को अपने बचपन की याद आ जाती है। हालांकि माही उनसे कहता है कि आपका जितना भी लोन बकाया है मैं उसे चुका देता हूँ, लेकिन मास्टर जी इसके लिए मना कर देते हैं। अगले दिन माही जब बीच पर टहल रहा था तभी राजेंद्र नाथ के भेजे हुए गुंडे उस पर अटैक करते हैं। वो गुंडे मछली पकड़ने वाला जाल घेर कर माही को उसमें फंसा लेते हैं और लगातार उसे पीटने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से माही उस जाल को तोड़कर आजाद हो जाता है और एक एक करके उन सभी गुंडों को धोने लगता है और देखते ही देखते माही उन सभी को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद ही जब उसे राजेंद्र नाथ का फोन आता है तो माही उस फोन को उठाता है। राजेंद्र नाथ उसे अपना आदमी समझकर पूछता है कि क्या काम हो गया, तो माही जवाब देते हुए कहता है कि अगर एक छोटी मछली शार्क से लड़ती है तो क्या होगा, वही हुआ है यहाँ। इसके कुछ देर बाद ही मीडिया भी यहाँ पहुंच जाती है तो माही उन्हें बताता है कि राजेंद्र नाथ ने मुझे $10,000 देने हैं। और जब मीडिया के लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार राजेंद्र नाथ ने तुमसे $10,000 उधार क्यों लिए, तो माही कहने लगता है कि ये बात आप उन्हीं से जाकर पूछिए। मीडिया में इस तरह अपना मजाक बनते देख राजेंद्र नाथ माही को अपने ऑफिस में बुलवाता है। यहाँ बुलाकर राजेंद्र नाथ माही को बताता है कि मैं तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर। तुम्हें मीडिया के सामने कहना होगा कि मैंने तुमसे कोई भी पैसा उधार नहीं लिया, जो कुछ भी तुमने किया वो तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया। ये सब सुनकर माही कुछ देर सोचता है और वो राजेंद्र नाथ की हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसा करने के लिए मान जाता है। इसके कुछ देर बाद ही काफी सारे मीडिया के लोग को राजेंद्र नाथ के ऑफिस में बुलाया जाता है और जब अपना गुनाह कबूल करने के लिए माही को माइक दिया जाता है तो माही कहता है कि यह बात सच है कि राजेंद्र नाथ ने मुझसे $10,000 नहीं लिए
उन पर $10,000 का उधार नहीं है। और ये बात सुनकर मीडिया वाले उसे अनाप शनाप बोलने लगते हैं कि तभी माही जोर से बोलता है कि राजेंद्र नाथ पर $10,000 नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का उधार है। वो कहता है कि जब तक राजेंद्र नाथ मुझे अमाउंट नहीं चुका देते तब तक मैं वैजाग नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए माही वहां से निकल जाता है और ये खबर भी मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद राजेंद्र नाथ की कंपनी के डायरेक्टर्स उसी पर फ्रॉड होने का शक करने लगते हैं और राजेंद्र नाथ को उसी की कंपनी से बाहर निकालने की बातें शुरू हो जाती हैं। और जब राजेंद्र नाथ माही को कॉल करके उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो माही मिलने के लिए उसे दिल्ली आने को बोलता है। और जब राजेंद्र नाथ दिल्ली आता है तो माही उसे एक जेल में लेकर जाता है। जेल में हम उसी औरत को देखते हैं जो कुछ दिन पहले ही माही से एयरपोर्ट पर मिली थी। और यहाँ हमें पूरी कहानी समझ आती है। हमें पता लगता है कि जेल में बंद ये महिला एक सीनियर बैंक ऑफिशियल है जो कि 10,000 करोड़ के फ्रॉड केस में जेल में सजा काट रही है। जब पहली बार माही इस औरत से एयरपोर्ट पर मिला था तभी पुलिस ने उसे वहां से हिरासत में ले लिया था। उसी औरत के बताने पर माही को पता लगा था कि राजेंद्र नाथ ने उनके बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसे चुकाने से अब वो मना कर रहा है। दरअसल आज तक उस लोन को चुकाने के लिए राजेंद्र नाथ घर पर कोई नोटिस पहुंचा ही नहीं है और उस लोन को पास करने की वजह से अब सारा इल्जाम उस सीनियर अधिकारी पर था जिसने उस लोन को पास किया था। उस वक्त एयरपोर्ट पर वो सीनियर ऑफिसर बताती है कि एक तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन हम जैसे बैंक्स को लूट रहे हैं और वहीं अगर मिडिल क्लास और गरीब लोग अपनी एक ईएमआई भी टाइम पर नहीं भरते तो रिकवरी एजेंट्स उन्हें धमकाने लगते हैं, जिस वजह से काफी सारे परिवार तो मास सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब सुनकर माही को फिर से अपने बचपन की याद आ जाती है और वो ये फैसला लेता है कि वो किसी भी तरह राजेंद्र नाथ से वो लोन अमाउंट वापस दिलवा कर रहेगा। और जब जेल में माही ये सब बातें राजेंद्र नाथ को बताता है तो राजेंद्र नाथ उस पर हंसने लगता है। इसके बाद राजेंद्र नाथ उसे अपने साथ चलने को कहता है। सबसे पहले राजेंद्र नाथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिस में वित्त मंत्री से मिलने के लिए जाता है और ऐसे ही वो माही को अपने साथ लेकर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और दिल्ली में मौजूद सभी बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स में जाता है और माही को एहसास दिलाता है कि उसकी पहुंच कहां तक है। राजेंद्र नाथ उसे बताता है कि ऐसे ही मैंने कई बार बड़े बड़े लोन्स हड़पे हैं, लेकिन आज तक किसी बैंक ऑफिशियल की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे घर पर आकर मुझे किसी तरह का नोटिस दे सके। ये सुनकर माही राजेंद्र नाथ से वादा करता है कि कल सुबह तक बैंक का नोटिस आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो राजेंद्र नाथ उसे कहता है कि मेरे घर की निगरानी 2 शहर करते हैं, मेरे आदमियों से बचकर मेरे घर तक पहुंचना नामुमकिन है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम माही को उसी बैंक में जाते हुए देखते हैं जहां से राजेंद्र नाथ ने 10,000 करोड़ का लोन लिया था। यहाँ पहुंचकर वो बैंक मैनेजर से इस बारे में बात करता है तो बैंक मैनेजर उसकी बातों को इग्नोर करके अपने स्टाफ से इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जब माही उससे अपने स्टाइल में पूछताछ करता है तो मैनेजर सबके सामने शर्मसार हो जाता है। माही जिद पर अड़कर वहीं बैठ जाता है और कहता है कि जब तक मुझे राजेंद्र नाथ के खिलाफ नोटिस नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सब सुनकर कृष्णमूर्ति नाम का एक अपाहिज एम्प्लॉय नोटिस टाइप करके आगे आता है और माही से पूछने पर वो कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो दोनों बाइक पर राजेंद्र नाथ के घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में खड़े लोगों को देखकर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद ही माही एक ट्रक लेकर फिर से वापस आता है और रास्ते में पड़े हुए सभी सामान को उड़ाने लगता है। ट्रक की स्पीड देखकर ज्यादातर गुंडे घबराकर वहां से भाग जाते हैं और बाकी ट्रक से टकराने की वजह से घायल हो जाते हैं। और जैसा कि माही ने वादा किया था, ठीक 11 बजे माही बैंक का नोटिस लेकर राजेंद्र नाथ के पास पहुंच जाता है। अब तक कलावती भी अमेरिका से लौट चुकी थी और अपने अंकल सुब्राजू से मिलकर वो माही से मिलने का प्लान बनाती है ताकि किसी तरह से वो माही से अपने डैड का पीछा छुड़वा सके। इसलिए वो माही को मिलने के लिए अपने फार्म हाउस पर बुलाती है। यहाँ कलावती जब उससे पूछती है, मैंने तो सिर्फ तुमसे $10,000 लिए थे, तो तुम मेरे डैड से 10,000 करोड़ क्यों मांग रहे हो? तो माही उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि अमेरिका में मैंने तुम्हारी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ दिया था, जिसकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की थी, इसलिए मैं वो रकम तुम्हारे डैड से वसूलना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की टांग पर टांग रखकर सोने की आदत थी और जब से वो मेरी जिंदगी से गई है तब से मैं चैन से सोया तक नहीं। ये कहते हुए कलावती को उसके साथ सोने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश करने लगता है। वो कहने लगता है कि या तो मुझे 10,000 करोड़ दो या फिर सोने में मेरी मदद करो, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कलावती उसके साथ रुकने के लिए मान जाती है और हम माही को कलावती की टांग पर पैर रखकर सोते हुए देखते हैं। अगले दिन भी माही सुब्राजू को ये कहकर ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम कलावती को नहीं लाए तो मैं ये सारी बात राजेंद्र नाथ को बता दूंगा कि तुमने पिछली रात उसको मेरे साथ अकेला छोड़ा था। इसलिए उसे फिर से कलावती को उसके पास ले जाना पड़ता है ताकि माही अच्छी नींद सो सके।
ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शुरू शुरू में तो कलावती को माही के साथ इस तरह सोने में काफी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे माही की आदत पड़ने लगती है। अब माही के बिना उसे नींद ही नहीं आती थी और कुछ दिन बाद माही को पता लगता है कि जो नोटिस बैंक ने राजेंद्र नाथ को इशू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। दरअसल राजेंद्र नाथ ने अपनी पॉलिटिकल जान पहचान की वजह से ऐसा करवाया था। तभी माही को राजेंद्र नाथ का कॉल आता है। वो चिल्ला चिल्ला कर माही को बताने लगता है कि अब अगले 6 महीने तक मेरे खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। वो कहने लगता है कि मैं चाहे जितना मर्जी लोन लूं, लेकिन उसे भरने की तारीख कभी नहीं आएगी और मुझे कोई छू नहीं सकता। राजेंद्र नाथ की बातें उसका परिवार भी सुन रहा था और अब जाकर कलावती को एहसास होता है कि उसके पिता जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। अब कलावती को माही एक अच्छा लड़का लगने लगता था। अगले दिन रिकवरी एजेंट्स मास्टर जी के घर पर आकर उसे तंग करने लगते हैं, क्योंकि मास्टर जी की 2 EMI अभी पेंडिंग थी। उनकी पत्नी की खराब तबीयत के चलते मास्टर जी वो पैसा नहीं चुका पाए थे। और जब माही उन एजेंट्स को मास्टर जी की पत्नी के खिलाफ अनाप शनाप बकते हुए सुनता है, तो वो उन एजेंट्स को पीट पीट कर वहां से भगा देता है। इसके साथ ही माही मास्टर जी के घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा देता है, जिस पर लिखा था कि बैंक एम्प्लॉयज और रिकवरी एजेंट्स का यहाँ आना सख्त मना है और जब तक राजेंद्र नाथ अपना लोन नहीं चुका देते तब तक हम कोई भी EMI नहीं भरेंगे। और जब सोसाइटी के लोग माही से यहाँ मारपीट करने की वजह पूछते हैं, तो वो उन्हें समझाता है कि राजेंद्र नाथ के ऊपर जो भी लोन पेंडिंग है, बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज या प्रोसेसिंग फीस बढ़ाने का बहाना बनाकर आम लोगों से ही उसकी भरपाई करवाने लगते हैं। और जब उन लोगों को ये बात समझ आती है, तब सोसाइटी के लोग मिलकर उस सोसाइटी के बाहर एक ऐसा ही बोर्ड लगा देते हैं जैसा कि माही ने मास्टर जी के घर के बाहर लगाया था। और कुछ ही दिनों में विशाखापट्टनम के हर उस घर के बाहर ऐसे ही बोर्ड लग जाता है जिसमें बैंक वालों और रिकवरी एजेंट की एंट्री बैन होने की बात लिखी थी। इसके साथ ही उसमें राजेंद्र नाथ के 10,000 करोड़ के लोन की बात भी लिखी गई थी। इसके बाद वो सभी आम आदमी सभी बैंक्स से अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं। उन सबका यही कहना था कि जब तक राजेंद्र नाथ अपना लोन नहीं चुका देते, तब तक उनमें से कोई भी अपनी EMI नहीं भरेगा, जिसके कारण बैंक्स लॉस में जाने लगते हैं। और एक बार फिर से राजेंद्र नाथ के लोन की बात मीडिया के सामने आने लगती है। ये देखकर वित्त मंत्री राजेंद्र नाथ को कॉल करके बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें पार्टी से रिजाइन देना होगा। इस बात से गुस्सा होकर राजेंद्र नाथ उसी रात वैजाग के उस हर एक घर के फैमिली मेंबर को किडनैप करवा देता है, जिसने भी अपने घर के बाहर EMI न भरने का बोर्ड लगवाया था। ऐसे ही मास्टर जी की पत्नी की किडनैपिंग के बारे में भी माही को जब पता चलता है, तो उसी रात वो सभी बैंक्स पर सील बंद ताले लगवा देता है। अपने परिवारजनों की किडनैपिंग के चलते अगली सुबह वो लोग मजबूरन फिर से बैंक के सामने लंबी लंबी लाइंस लगाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि वो EMI का पैसा भरकर अपने परिवार वालों को छुड़वा सके। लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि किसी ने बैंक्स पर सील लगा दी है। राजेंद्र नाथ के कहने पर ही उसके गुंडे बैंक्स के ताले तोड़ने लगते हैं। और ऐसे ही एक बैंक के अंदर जब वो लोग जाते हैं, तो उन्हें वहां माही दिखाई देता है। माही की बातों से हम समझ पाते हैं कि जैसे ही उसे किडनैपिंग की बात पता चली, तो उसने भी बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया। वो सामने खड़े गुंडों से कहने लगता है कि बिना बैंक एम्प्लॉयज के तुम आखिर पैसा कैसे जमा करोगे। और जब वो गुंडे उनसे जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, तो माही पीट पीट कर उन सभी गुंडों को वहां से भगा देता है। इसके कुछ ही देर बाद राजेंद्र नाथ खुद उस बैंक में आता है और उसे देखते ही लोगों की भीड़ उसे पीटने के लिए राजेंद्र नाथ पर उमड़ पड़ती है और उसे बुरी तरह से पीटने लगती है। लेकिन माही किसी तरह से राजेंद्र नाथ को बचाकर उसे वहां से ले जाता है और शहर से दूर पहुंचकर माही उसे फिर से समझाता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो उन लोगों के बीच मरने के लिए छोड़ देता। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके लिए गए लोन का बोझ उन मासूम लोगों पर ना पड़े जो पाई पाई जोड़कर किसी तरह से अपना घर चलाते हैं। अगर आपने 10,000 करोड़ का भुगतान कर भी दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही वो राजेंद्र नाथ को समझाता है कि अगर आप लोन चुका कर वैजाग वापस आएंगे तो वहां की जनता दिल से आपका स्वागत करेगी, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो स्वागत थोड़ा अलग होगा। ये कहते हुए माही वहां से निकल जाता है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम न्यूज चैनल के जरिए राजेंद्र नाथ को जनता से माफी मांगते हुए देखते हैं और आखिरकार राजेंद्र नाथ बैंक से लिया हुआ 10,000 करोड़ का लोन चुका देता है। इसके बाद बैंक की सीनियर ऑफिसर राजकुमारी माही से मिलने के लिए आती है, जिसे अब जेल से बाइज्जत बरी कर दिया गया था और राजकुमारी माही का दिल से शुक्रिया अदा करती है।
मूवी के एंड में यह रिवील होता है कि राजकुमारी के बार बार परेशान करने की वजह से ही बचपन में माही के माता पिता आत्महत्या करने को मजबूर हुए थे। माही ये बात काफी पहले से जानता था, लेकिन वो उसका गुस्सा राजकुमारी से नहीं बल्कि इस सिस्टम से था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स आज इस दुनिया में नहीं थे। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।